हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट नंबर 17 और जनरल पेपर 1 जो आपका अनिवार्य होता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित परीक्षा दे रहे हो, उस सभी के लिए जनरल पेपर जो होता है आपका अनिवार्य होता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और वो सभी के करने होते हैं, जिसके प्रत्येक पर्सन के 2 अंक होते हैं और ये 100 नंबर का होता है। तो जो हमारा टॉपिक है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? समय की पाबंदी और गांभीर्य, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीलता, विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विषय में निपुणता और सामाजिकता होनी चाहिए, ये एक अच्छा अध्यापक का गुण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? बालकों का, प्रिंसिपल का, स्वयं अध्यापक का या समुदाय का? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? ये स्वयं अध्यापक का होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों ने स्नायुतंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्राय लक्षण है, पतन क्रिया का बिगड़ना, विस्फोटक व्यवहार, थकावट या चिंता। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायुतंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्राय लक्षण होते हैं, ये विस्फोटक व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों शिक्षा शामिल होती है, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये पाठ्यक्रम सिलेबस और पाठ्यचर्या कैरिकुलम का परिशिष्ट हो। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनसीईटी के प्रतिमानों के अनुसार बीएड सत्र के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थी हो, वहां स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए? 1+7, 1+9, 1+10, 1+5। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनसीटी जो हमारी संस्था है के प्रतिमानों के अनुसार जो बीएड परीक्षा होती है हमारी, बीएड सत्र के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थी हो, वहां स्टाफ की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1+7 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रिंसिपल और 7 लेक्चरर होने चाहिए, इस प्रकार हमारी 1+7 हो जाएगी। और अगली यूनिट के लिए 7 फुल टाइम अध्यापकों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। क्रियानिष्ठ शोध एक्शन रिसर्च भाव है, देशांतरीय शोध व्यवहारिक शोध, एक शोध जिसे किसी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, या सामाजिक आर्थिक ध्येय से किया गया शोध हो। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्शन रिसर्च क्या होता है? ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, इससे पिछले वीडियो थी उसमें आया था। ये क्रियानिष्ठ शोध या एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? ये एक शोध जिसे किसी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, उसे क्रियानिष्ठ या एक्शन रिसर्च कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। शोध है या रिसर्च है बार बार खोजना, या बार बार खोज करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, रिसर्च क्या है? किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, यह हमारा रिसर्च या शोध है। इसकी परिभाषा है, शोध कार्यों द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की जाती है जिनका जवाब साहित्य में उपलब्ध नहीं है, उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की जाती है जिनका समाधान उपलब्ध नहीं है और न ही मनुष्य की जानकारी में है। शोध एक प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है।
शोध एक व्यवस्थित व सुनिश्चित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान की वृद्धि की जाती है और मानव जीवन को सुगम व भावी बनाया जाता है। अंग्रेजी की में शोध को रिसर्च कहा जाता है, जो दो शब्दों री तथा सर्च से मिलकर बना है। री का अर्थ अंग्रेजी में मतलब है बार बार, और रिसर्च का जो मतलब है खोजना है, ढूंढना। तो अनुसंधान करता किसी तथ्य को बार बार देखता है, उसके संबंध में प्रदत्त आंकड़ों या डाटा को एकत्रित करना और उनके आधार पर उसके बारे में निष्कर्ष निकालना, इसे रिसर्च कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता को या सभी को। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, वस्तुनिष्ठता को दी जाती है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज्यादा संगठनात्मक तथा प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? आधारभूत शोध, क्रियानिष्ठ शोध, व्यवहारिक शोध या कुछ में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक शोध हो जाएगा, एप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या की पहचान, समस्या का समाधान ढूंढना। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज करना। तो शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सामान्य नॉर्मल प्रक्रिया प्रोबेबिलिटी कर्व रेखा को होना चाहिए सकारात्मक रूप से विषम, नकारात्मक रूप से विषम, तुगकबंदी विषम या शून्य विषम। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सामान्य ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, शून्य विषम होना चाहिए इसे, सामान्य प्रायिक वक्र को देखा हो। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, ये नीचे दे रखे। चलिए अगला प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने का प्रमुख अवरोधक है? श्रोताओं का दृष्टिकोण, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने का प्रमुख अवरोधक है? ये अवरोधक पूछा गया है। ये श्रोताओं का दृष्टिकोण जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अकथन दिया गया है। अभिकथन हमारा, संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। तर्क दिया गया है, क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग स्वयं हिंसा व्यक्ति की है। ए आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो मेरा सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ए आर दोनों ही गलत हमारे, ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है समाचार पत्र से, पत्रिकाओं से, रेडियो से, टेलीविजन से। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये टेलीविजन से है। उत्तर आधुनिकतावाद जो है ये टेलीविजन से संबंधित है। एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की प्रतिशतता क्या होगी? इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, यानी 2% होगा। ये क्वेश्चन शायद कल या परसों की वीडियो में आया था कि 1% की वृद्धि कर दी जाती है, इसमें देखिए गलती से कम कर रही है, ये 2 आया, ऑप्शन नंबर दिया, यानी कि हानि हो जाएगी इसमें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। उपदेशात्मक संचार है अंतरवैयक्तिक, संगठनात्मक, संबंध सूचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपदेशात्मक संचार जो है, देखिए उपदेश देना जो संचार क्या होता है, ये संबंध सूचक है, ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन था? इन एक साल घट रहा है, ये लीप का वर्ष है, तो आपका क्या होगा? एक दिन बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या होगा? इसमें 2 दिन बढ़ते घटते हैं ना। देख, समान तिथि होने पर आगे जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है, तो पीछे आने पर 1 दिन घट जाता है। तो लीप वर्ष की स्थिति में 1 अथवा 2 दिन बढ़ते या घटते हैं। तो यदि फरवरी माह शामिल होता है तो 2 दिन बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। देखिए 29 जनवरी का हो जाएगा दिन, ये लीप वर्ष में 29 का फरवरी होगी और 1 दिन हमारा बढ़ेगा। इस प्रकार 2 दिन बढ़ते हैं हमारे। इसका सही आंसर हमारा शुक्रवार हो जाएगा, यदि शनिवार था तो। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। संचार में भाषा है अमौखिक कूट, मौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट या चित्रात्मक कूट। संचार में भाषा किस प्रकार की है?
संचार में भाषा किस प्रकार की है? ये प्रतीकात्मक कोट है। ये ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर हो जाएगा। यदि जल खादान है, खादान वृक्ष है, वृक्ष को यदि धरती, धरती को संसार कहे तो फल इनमें से किसमें लगेंगे? यदि जल खादान है और खादान वृक्ष है और वृक्ष को यदि धरती कहते हैं तो धरती को संसार कहते हैं, तो फूल कहाँ लगेंगे? देखिए इसमें धरती में लगेंगे ना। ये खादान को तो वृक्ष कह दिया, जो वृक्ष जो है उसको ही धरती कहेंगे हम, तो फूल कहाँ लगते हैं? वृक्ष पर लगते हैं और वृक्ष को हमने धरती कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। तो सही आंसर कौन सा? पहले स्रोत, फिर माध्यम, फिर संदेश, फिर संदेश ग्राही। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी है। पहले स्रोत होगा, फिर संदेश होगा, फिर उसके पश्चात जो माध्यम होगा हमारा, फिर हमारा संदेश ग्राही यानी कि प्राप्तकर्ता। इसी प्रकार से देखिए पहले मैंने स्रोत इकट्ठे किए हैं, उसके पश्चात मैंने संदेश तैयार किया है जो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर ये माध्यम होगा इंटरनेट या यूट्यूब के माध्यम से, फिर आपको संदेश ग्राही यानी कि आप इसे ग्रहण करेंगे। इस प्रकार हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न और, ई पुत्र है ए का, डी पुत्र है बी का, ई विवाहित है, सी और सी पुत्री है बी की, तो डी का ई से क्या रिश्ता है? भ्राता, चाचा, ससुर या साला? इसमें सी आंसर क्या हो जाएगा? ई पुत्र है ए का, ये हमारा हो गया, इसका पुत्र कौन हो गया? ई हो गया। डी पुत्र है बी का, देखिए डी भी पुत्र है। ई विवाहित है, ई जो है विवाहित है, ये पुत्र है ये। सी और सी पुत्री है, यदि सी पुत्रियां हैं तो बी की, इस बी की पुत्रियां हैं ये, यानी कि बहन भाई हो गए। तो डी जो ई से क्या रिश्ता है? जो डी है ई से क्या रिश्ता है? ये साला हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो इसमें सही आंसर हो जाएगा। ई जो है हमारा पुत्र है ए का और डी पुत्र है बी का। ई विवाहित है, ये विवाहित है यानी कि मैरिड है। सी और सी पुत्री है बी की, सी और डी हो जाएंगी अब, यानी कि पुत्रियां हो जाएंगी। तो डी जो है ई से क्या रिश्ता है? ये इसका साला हो जाएगा भाई, ये इसका पुत्र हो गया तो यानी कि विवाहित है ये। चलिए ये इनका पुत्र हो गया तो ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यदि इंश्योरेंस का कोड एक ना रोशनी है तो हिंड्रेस का कोड क्या होगा? इन्होंने क्या दे रखा है? यदि इंश्योरेंस का जो है ये इस प्रकार है, ये हमारा यहां आ गया, ये इधर आ गया, सी यहां आया तो एस हमारा यहां गया। ये आई, फिर इस पर इजी आएगा, सी इधर आ जाएगा, एन इधर आएगा, यानी कि एक दूसरे को इससे विपरीत कर रखे है। देखिए एच हमारा यहाँ आएगा, ई हमारा इधर आएगा, इसे भी काट दीजिए आप, इसे भी काट दीजिए। ई हमारा शुरू में आएगा, फिर सी हमारा आएगा, फिर एन आएगा, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर डी आएगा, फिर एन आएगा, फिर आई और एच। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। पहले वाला इधर आएगा, आखिरी वाला इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, इस पर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 की श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या क्या होगी? 2 + 5 में +3 कर रखे हैं, +5 कर रखे हैं, +7 कर रखे हैं, +9 कर रखे हैं, +11 कर रखे हैं, +13 कर रखे हैं। इसमें +15 हो जाएंगे, यानी कि बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 65 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है। देखिए लक्ष्मण जो है नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वह धार्मिक है, वह शिक्षित है, वह धनी है, वह विवेकी है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है तो वह धार्मिक है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है हम यही समाप्त कर दें। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका किसी प्रकार सुझाव है, कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।